हाँ जो हमने ये जो हमारा पहले फिजिकल से अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पे आ गए हैं। तो एडवांटेज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज है। तो जो पहले एडवांटेज है इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे है, पहले जो इन्वेस्टर था वो स्टॉक एक्सचेंज में तो जा नहीं सकता था, तो जो उसको विश्वास करना पड़ता था कि आज प्राइस ये चल रहा था, सुबह फिर गिर गया। लेकिन अब तो क्या हर टाइम जब वो आराम से कंप्यूटर टर्मिनल पे सारे प्राइसेस आते रहते हैं, इवन टीवी पे भी आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी बंदा सारे प्राइस और सिक्योरिटी किसी भी टाइम क्या चल रहा था वो आराम से हम देख सकते हैं और हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा ट्रेडर झूठ तो नहीं बोल रहा, जो हमारा ब्रोकर है झूठ तो नहीं बोल रहा। एफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इतनी क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस की डिमांड बढ़ रही है, शेयर की डिमांड घट रही है, बहुत जल्दी इन्वेस्टर को स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग से मिल जाती है और उसी टाइम उसका जो ये उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कि भैया इस शेयर की डिमांड बढ़ रही है, लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। किसी शेयर की डिमांड घट रही होती है तो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाती है और वो उसके अकॉर्डिंगली खरीदना बेचना शुरू कर देता है। जब खरीदना बेचना शुरू कर देता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। एफिशिएंसी ऑपरेशन, बच्चों आपका ऑपरेशन बहुत जल्द, यहाँ पे जो जितने भी आपके मैंने बताया ट्रेडिंग जो इतने लंबे प्रोसेस बताते इतने लंबे प्रोसेस है नहीं, ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत जल्दी करता है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है, इससे आपके रिड्यूस क्या हो जाती है, कॉस्ट टाइम एफर्ट्स। कॉस्ट टाइम एफर्ट्स, ये तीनों चीज़ें कम हो जाती है। रिड्यूस कॉस्ट टाइम एंड एफर्ट्स, कॉस्ट भी कम, टाइम भी कम, एफर्ट्स भी कम। यानी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग से आपकी पैसे बचते हैं, जो आपको पहले ब्रोकर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे ब्रोकरेज की टर्म्स में, वो भी बच जाते हैं, टाइम भी बहुत बचता है ऑनलाइन सब कुछ, और एफर्ट्स भी बचते हैं। एनेबल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, वो जो बिकॉज ऑफ स्क्रीन, पहले क्या होता था कि जो आपका स्टॉक बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आया आपके शेयर मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए हैं। यानी कि नेशनल मतलब जो इंडिया के कोने कोने से लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी पहले से कह सकते हो आप जो शहरों में लोग रहते थे सिर्फ वही इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लोग गाँवों में बैठे भी कर सकते हैं, इवन फॉरेनर्स वो वहाँ पे फॉरेन में बैठे बैठे हमारे इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, जो पहले दिल्ली की स्टॉक एक्सचेंज अलग थी, बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज अलग थी, हर शहर की स्टॉक एक्सचेंज अलग थी, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आने से आपका एक ही स्टॉक, एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया है। पूरे इंडिया वाले एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर एक ही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन मैंने आपको बताया फॉरेनर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से लिक्विडिटी भी एक तरह की, इसकी वजह से फायदा ये हो गया कि जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए हैं, जब एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज के कारण पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के एडवांटेज है, पहला ट्रांसपेरेंसी हो गई है, एफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई, एफिशिएंसी ऑपरेशन, एनेबल्ड लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ गए हैं, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम बहुत प्यार से क्या जानते हैं, सेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। 100 नंबर लाने में जो डिफरेंस मैंने कहा है प्रेजेंटेशन ये है, उनमें से एक प्रेजेंटेशन है डेट्स। जो 100 बच्चों में से एक बच्चा या 2 बच्चे डेट लिखते होंगे और यही उनके टीचर के माइंड में इंप्रेशन आता है कि बहुत अच्छा बच्चा है, 100 नंबर देने वाला बच्चा है, 99 वाला देने वाला बच्चा है। एक तो जो याद कर लीजिएगा सेबी कब फॉर्म हुआ था, ये डेट सेबी की डेट है 12 अप्रैल 1988। याद कर लीजिएगा बच्चों, आखिरी में पेपर से याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 12 अप्रैल 1988 को फॉर्म हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था। तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, सिर्फ देखने वाली बॉडी थी कि भैया सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट करती थी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी। किस लिए बनाया गया था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई थी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करने के लिए कि इन्वेस्टर कोई धोखाधड़ी ना करे। धीरे धीरे गवर्नमेंट को जरूरत का नहीं, इसे लीगल बॉडी बनाने की जरूरत है कि ताकि ये जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले सके, बार बार हमें कम्युनिकेट ना करे, खुद ही इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सके। गवर्नमेंट को एक लीगल स्टेटस देने की जरूरत थी, जैसे पुलिस का लीगल स्टेटस होता है, कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोकना, ऐसे इसको भी लीगल स्टेटस देने की जरूरत थी कि अगर सिक्योरिटी मार्केट में कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर पावर देने की जरूरत थी कि इसको रोकना। अभी तो बस ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती थी ये गलत हो रहा है, गवर्नमेंट खुद एक्शन लेती थी। लेकिन जब स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने के बाद गवर्नमेंट क्या कहते हैं, इसके डायरेक्ट एक्शन ले सकती है जो लोग गलत कर रहे हैं। कब बना जो स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी कब बन गई? जब गवर्नमेंट ने से एक
लॉ बॉडी का बना दिया कि जो एक्शन ले सकती है मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करती है। गवर्नमेंट ने पहले ऑर्डिनेंस लेकर आई 30 जनवरी 1982 को, तो 2 डेट याद कर लेना कि सेबी कब फॉर्म हुई थी, 12 अप्रैल 1988 फॉर्म हुई थी। उसके बाद ये स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनी, 30 जनवरी 1982। पहले बच्चों ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस होता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ लाना होता है, लेकिन अभी कहते हैं हम आपका पार्लियामेंट का सेशन ऑन में नहीं है, तो वो क्या करते हैं पहले ऑर्डिनेंस ले आते हैं। उसके 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सेशन, दोनों पार्लियामेंट से, आपका अपर हाउस और लोअर हाउस से पार्लियामेंट के पास करवाना होता है। तो उसके बाद उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर इस लॉ को पास करवा लिया था और वो बन गया था सेबी एक्ट 1992। ठीक है जी, तो याद रखिएगा बच्चों, पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी कब, 12 अप्रैल 1982 को। उसके बाद स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनी, 30 जनवरी 1982 को बाय एन ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, जो कि गवर्नमेंट इंडिया का पार्ट है। और ये एक्ट इसका पास हो गया था, सेबी एक्ट 1982 बोलते हैं इसको। हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव सेबी बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों, याद करने का तरीका है, 4 मेन एम थे, RRPP, R स्क्वायर P स्क्वायर कर लो। क्या था बच्चों, पहला आर क्या, रेगुलेट करना, कि इनको रेगुलेट करना। जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत गड़बड़ियाँ होती थी, वहाँ के जो मेन मेंबर्स है वही रेगुलेट करते थे। तो मेन जरूरत थी कि जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो मेंबर है अपनी चलाते थे, तो जरूरी थी कि भैया इन्वेस्टर को बचाना है तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की जरूरत है। इनकी जरूरत है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जरूरत थी। इस वजह से सेबी का फॉर्म की गई थी, ताकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलाए। ये नहीं है कि मेंबर्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाए, उनकी अपनी मर्जी चलती थी, धांधली चलती थी। अब गवर्नमेंट ने जब ये संस्था बना दी, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये इनके ऊपर कंट्रोल करती है कि भैया अब ये हमारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक एक्सचेंज चलाओ, अपनी मर्जी से मत चलाओ। तो पहला है जो रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट ऑर्डरली फंक्शनिंग, ताकि भैया एक ऑर्डरली काम हो, एक प्रॉपरली काम हो, उन स्टॉक ब्रोकर के मन मर्जी से काम नहीं होना चाहिए। फिर जो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जो मेन जो है छोटे जो इन्वेस्टर्स होते थे ना खास तौर से, वो बेचारा मर जाता था, क्योंकि वो अपना बड़ी मुश्किल से सेविंग्स के अंदर लगाता था। और ये जो ग्रुप ऑफ कार्टल्स था, एक बियर्स का और एक बुल का, जिनको हम मंदेड़ी मतलब बियर जो शेयर वाले गिराते थे, और एक बुल जो ऊपर चढ़ाते थे। अगर मैंने आपको पहले भी कहा था हर्षद मेहता 982 स्कैम देखना, उसमें आप देखोगे कि भैया कैसे वहाँ कार्टेल हुआ है। कार्टेल होता था मंदेड़ियों का और तेजी वालों का। तेजी में हर्षद मेहता था और मंदेड़ियों में आपके मनु भाई, और आपने आजकल के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर माने जाते हैं राकेश झुनझुनवाला, वो थे। तो वो उनका कार्टेल था। वो क्या करते थे कि भैया अपनी मनमर्जी से कभी भी शेयर बढ़ा के प्रॉफिट कमा लेते थे, और जो हर्षद मेहता था वो बढ़ा के प्रॉफिट कमा लेता था, मरता था छोटा इन्वेस्टर्स। तो वो इन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक सेबी का ये भी था कि हमें इन्वेस्टर, जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनका, साथ उनको गाइड करना है, एजुकेट करना है कि आप ऐसे मत बेचो कि गिर रही है तो मार्केट में मत बेचो, आपको लॉस मत कमाओ, फिर अभी घटी है तो बढ़ेगी भी, और कब खरीदो कब बेचो, इस तरह का एजुकेशन देना इनका सेबी का पर्पस था। दूसरा था टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, कि वे जो ये सेबी जो आपके हर्षद मेहता लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा स्कैम में देखना, वो बैंक का पैसा यूज़ करके शेयर मार्केट को बढ़ा देते थे। और इसी तरह जो मंदेड़िए थे वो भी बैंक का पैसा यूज़ करके शेयर मार्केट को घटा देते थे। मतलब उनके पास पैसा नहीं होता था, वो लिक्विडिटी ये क्या करते थे, वो किस तरह से बैंक का या किसी दूसरों का पैसा यूज़ करके शेयर को मार्केट को बढ़ा देते थे, घटा देते थे, इस तरह स्कैम करते थे। इसको समझने के लिए आपको 982 स्कैम देखना जरूरी है बच्चों, आप जरूर देखना उसको, उससे आपको शेयर मार्केट की नॉलेज आएगी। कई चीज़ें हमें नॉलेज के लिए भी बिजनेस के देखनी चाहिए, हर चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए। तो जो माल प्रैक्टिसेस होती थी उसको रोकने के लिए ये सेबी का गठन किया गया था, ताकि इन्वेस्टर धोखाधड़ी में माल प्रैक्टिस मतलब किस तरह से अननेसेसरी स्पेकुलेशन की जाती थी, अननेसेसरी गिराया जाता था, अच्छी भारी मार्केट को कैसे गिराया जाता था, उसके लिए जरूर देखें 982 प्रैक्टिस। उसको आपको समझ आएगी कि भाई माल प्रैक्टिस होती क्या है। माल प्रैक्टिस यही होती है कि अननेसेसरी शेयर मार्केट बढ़ा देना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ा देना, जरूरत से ज़्यादा घटा देना, यही माल प्रैक्टिस है। उसको कर्व करना कि बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ना बढ़ा दी जाए, बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा घटा दी जाए। चौथा टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ताकि एक फेयर प्रैक्टिस। किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बच्चों? इंटरमीडिएट्स के लिए। कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? ब्रोकर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अंडरराइटर्स,
मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इनके लिए एक गाइडलाइंस बनाना था कि भैया एक रूल्स रेगुलेशन चले, इन्वेस्टर चीट ना करें, अगर करें तो फटाफट हम इनको डिटेक्ट कर ले और उनको ऊपर एक्शन ले सके। ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव से भी। आर पहला रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा आर, फिर है पी ले लेते हैं जो आरपी ले लेते हैं, फिर है आपका पी है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर, फिर प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडिएट। बच्चों याद करने देखिए, रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा रेगुलेट करना है इंटरमीडियरीज को, फिर उसके बाद पी प्रिवेंट करना है बच्चों हमें माल प्रैक्टिसेस, फिर प्रोटेक्ट करना है राइट्स ऑफ इन्वेस्टर।